नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। अर्थात शेर को राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई राज्याभिषेक किया जाता है, न कोई संस्कार। अपने गुण और पराक्रम से वह खुद ही मृगेंद्र पद प्राप्त करता है, यानी शेर अपनी विशेषताओं, वीरता और पराक्रम से राजा बन जाता है। यह श्लोक मैं आज उस भारतीय शेर के लिए कह रहा हूं जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नमस्तुभ्यम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारे खास कार्यक्रम थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज 23 जनवरी है, एक ऐतिहासिक दिन। सुभाष चंद्र बोस की जयंती का 125वां साल। महान और वीर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। जी हां, वही सुभाष चंद्र बोस जिनकी जिंदगी से ज्यादा मौत के चर्चे होते रहे हैं। वही भारतीय शेर जो आजादी को अंग्रेजों से मांगने में नहीं बल्कि अपना अधिकार समझकर छीनने में भरोसा रखता था। थर्ड आई में आज बात होगी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक तथ्यों, कहानियों की। इसी 16 जनवरी को मैंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कई तथ्यों पर चर्चा की थी। लेकिन सुभाष किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक युग का नाम है जिस पर एक कार्यक्रम और एपिसोड क्या पूरा खंड काव्य लिखा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं भूल सुधार की, सम्मान देने की। सुभाष के त्याग के सामने कोई भी सम्मान बौना है, लेकिन वो सम्मान भी आजादी के बाद उन्हें नहीं दिया गया। अब पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार की गलतियों को सुधार कर कुछ सम्मान देने की कोशिश की है। शहीदों को उनका उचित सम्मान दे रही है। इसी क्रम में पीएम ने दिल्ली की पहचान इंडिया गेट को एक नई पहचान दी है और वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को ससम्मान सुशोभित किया गया है। अब शायद हम नेताजी को वो सम्मान दे पाए हैं जिसके वे हकदार थे। अब चलते हैं उस इतिहास में जहां से सुभाष चंद्र बोस से नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने की कहानी शुरू हुई थी। सन 1940 का साल था। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के आग में जल रही थी। हिटलर के बम वर्षक लंदन पर बम बरसा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद कर रखा था। अंग्रेज सरकार ने बोस को 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। 29 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अपनी गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दिया। एक सप्ताह बाद यानी 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने बोस को उनके घर भिजवा दिया ताकि अंग्रेज सरकार पर यह आरोप न लगे कि जेल में बोस की मौत हो गई है। हर्बर्ट का इरादा था कि जैसे ही बोस की सेहत में सुधार होगा उन्हें फिर से जेल में बंद कर दिया जाएगा। ब्रिटिश हुकूमत ने न सिर्फ एल्गिन रोड स्थित उनके घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस का पहरा बिठा दिया बल्कि उनके पीछे जासूस भी छोड़ दिए गए जो पल पल की रिपोर्ट बंगाल सरकार को देते थे। उनसे मिलने वाले हर शख्स की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। बोस के द्वारा भेजे गए हर खत को डाकघर में ही खोलकर पढ़ा जाने लगा। लेकिन इसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश हुकूमत को चकमा देने में सफल रहे और विदेश भाग गए। 18 जनवरी 1941 रात 1:35 पर एल्गिन रोड कोलकाता पर एक जर्मन वांडरर कार आकर रुकी। कार का नंबर था BL 7169। लंबी शेरवानी, ढीली सलवार और सोने की कमानी वाला चश्मा पहने बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन ने कार का पिछला दरवाजा खोला। ड्राइवर की सीट पर उनके भतीजे बैठे थे। उन्होंने जानबूझकर अपने कमरे की लाइट बंद नहीं की थी ताकि सबको ये लगे कि वे कमरे में ही हैं। चंद घंटों में वो गहरी नींद में सोए कोलकाता की सीमा पार कर उनकी कार धनबाद के पास गोमो स्टेशन पर रुकी। आधी नींद लेते एक कुली ने जियाउद्दीन का सामान उठाया। वहां से कालका मेल से जियाउद्दीन दिल्ली पहुंच गए। वहां से पेशावर होते हुए काबुल पहुंच गए। काबुल एक बहरे पठान का रूप पकड़ लिया और फिर बर्लिन। कुछ समय बाद पनडुब्बी का सफर तय कर जापान पहुंच चुके थे। कई महीनों बाद उन्होंने रेडियो स्टेशन से अपने देशवासियों को संबोधित किया, आमी सुभाष बोल जी।
अपने घर में नजरबंद सुभाष चंद्र बोस बीमा एजेंट जियाउद्दीन बनकर 14 खुफिया अधिकारियों और पूरी ब्रिटिश हुकूमत को ठेंगा दिखाते हुए न सिर्फ भारत से भागने में सफल रहे, बल्कि आधी दुनिया का चक्कर लगाते हुए जापान पहुंच गए थे। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चला था। जापान को आत्मसमर्पण किए हुए अभी 3 दिन हुए थे। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का विमान ईंधन लेने के लिए ताइपे हवाई अड्डे पर रुका था। दोबारा उड़ान भरते ही एक जोर की आवाज सुनाई दी थी। बोस के साथ चल रहे उनके साथी कर्नल हबीबी उर रहमान को लगा था कि कहीं दुश्मन की विमान भेदी तोप का गोला तो उनके विमान को नहीं लगा है। बाद में पता चला कि विमान के इंजन का एक प्रोपेलर टूट गया था। विमान नाक के बल जमीन से आ टकराया था और हबीब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि विमान के पीछे का बाहर निकलने का रास्ता सामान से पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है और आगे के हिस्से में आग लगी हुई है। हबीब ने बोस को आवाज दी थी, आगे से निकलिए नेताजी। बाद में हबीब ने याद किया था कि जब विमान गिरा था तो नेताजी की खाकी वर्दी पेट्रोल से सराबोर हो गई थी। जब उन्होंने आग से घिरे दरवाजे से निकलने की कोशिश की तो उनके शरीर में आग लग गई थी। आग बुझाने के प्रयास में हबीब के हाथ भी बुरी तरह जल गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर थी। सुभाष ने आवाज लगाई, आबिद। वहां मौजूद हबीब ने कहा, आबिद नहीं है साहब, मैं हूं हबीब। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में हबीब से कहा था, उनका अंत आ रहा है। भारत जाकर लोगों से कहना कि आजादी की लड़ाई जारी रखें। उसी रात लगभग 9 बजे नेताजी ने अंतिम सांस ली थी। 20 अगस्त को नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के 25 दिन बाद हबीब नेताजी की अस्थियों को लेकर जापान पहुंचे। 1945 में ही अगस्त के आखिरी महीने में नेताजी की पत्नी एमिली अपने वियना के फ्लैट के रसोई घर में अपनी मां और बहन के साथ बैठी हुई उनके गोले बना रही थीं। हमेशा की तरह वो रेडियो पर शाम का समाचार भी सुन रही थीं। तभी समाचार वाचक ने कहा कि भारत के देशद्रोही सुभाष चंद्र बोस ताइपे में एक विमान दुर्घटना में मारे गए हैं। एमिली की मां और बहन ने स्तब्ध होकर उनकी ओर देखा। वो धीरे से उठी और बगल के शयन कक्ष में चली गईं, जहां सुभाष चंद्र बोस की 2.5 साल की बेटी अनीता गहरी नींद में सोई हुई थी। सालों बाद एमिली ने याद किया कि वो बिस्तर के बगल में घुटने के बल बैठी और सुबक सुबक कर रोने लगी। एमिली शेंकल एक ऑस्ट्रियन लड़की थी जिनसे बोस ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन किसी को ये बात कानों कान खबर नहीं थी। जिनसे एक बेटी थी अनीता बोस। नेताजी के साथ उस विमान में सवार हबीब ने पाकिस्तान से आकर शहनवाज समिति के सामने गवाही दी थी कि नेताजी उस विमान में मारे गए थे और उनके सामने ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन भारत में बहुत बड़ा तबका ये मानता रहा है कि सुभाष चंद्र बोस उस विमान दुर्घटना में जीवित बच निकले थे और वहां से रूस चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि विमान दुर्घटना के समय ताइवान जापानियों के कब्जे में था। उसके बाद उस पर अमेरिकियों का कब्जा हो गया। दोनों देशों के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उस दिन वहां कोई विमान दुर्घटना हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी दावा किया है कि चंद्रशेखर के पीएम काल में भारत सरकार के पास जापान से अनुरोध आया कि रिंकोजी मंदिर में सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां रखी हैं, उनको आप ले लीजिए, लेकिन एक शर्त है कि आप इसका डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे। स्वामी कहते हैं कि उन्हें पता चला कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में नेताजी पर एक पूरी फाइल को अपने सामने फड़वा दिया था, लेकिन इस बात की पुष्टि किसी और सूत्र से नहीं हो पाई है। सुभाष चंद्र बोस की मौत पर इंडियाज बिगेस्ट कवर अप नाम की किताब लिखने वाले अनुज धर कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से मांग की थी कि उन्हें वो दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं जिसमें सोवियत संघ ने सुभाष के होने की जांच की गई थी। अनुज बताते हैं पीएमओ ने यह कहकर इसे देने से इनकार कर दिया था कि इससे विदेशी ताकतों से हमारे संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। धर कहते हैं विदेशी संबंध तो एक बहाना है, असली भूचाल तो इस देश के अंदर ही आएगा। नेताजी के प्रपौत्र और उन पर हिट मैजेस्टीज ओपोनेंट नाम की किताब लिखने वाले सौगत बोस भी कहते हैं कि विदेश से संबंध खराब होने की बात गले नहीं उतरती।
वे ये भी कहते हैं कि उन्हें ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि नेहरू के कार्यकाल में इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके पिता, चाचा और बोस की पत्नी एमिली की चिट्ठियां खोलता रहा, पढ़ता रहा और उसकी प्रतियां बनाता रहा। किसी व्यक्ति की निजता में सेंध लगाने का इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलता। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में विदेश सचिव के पद पर काम कर चुके सी बालाचंद्रन कहते हैं कि मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें नेहरू ने अपने हाथों से आईबी को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया था कि पता लगाओ कि बोस का पौत्र आमीय बोस जापान क्यों गया है और वहां क्या कर रहा है। क्या वो रेंकोजी मंदिर भी गया था? यानी नेहरू के मन में भी ये बात थी कि बोस कहीं जिंदा तो नहीं है। अब जरा इन घटनाओं पर गौर कीजिए। 3 दिन पहले जापान का आत्मसमर्पण, सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन की सुभाष से नाराजगी क्योंकि उन्होंने हिटलर का साथ दिया था, अंग्रेजों की दूसरे विश्व युद्ध में जीत और विमान क्रैश, क्या ये सब महज एक संयोग है? अब जरा इस मुद्दे पर बात करते हैं कि क्या नेताजी जिंदा होते तो देश की तस्वीर क्या होती। ये हमारे ही नहीं, आपके मन का भी सवाल होगा। तो मुझे जो लगता है कि पहला काम तो ये होता कि हिंदुस्तान नहीं बढ़ता, अगर बट भी जाता तो कत्लेआम नहीं होता, और सबसे बड़ी बात ये होती कि नेहरू कभी प्रधानमंत्री नहीं बनते और कांग्रेस उसी वक्त खत्म कर दी जाती। इसी मुद्दे पर सुभाष चंद्र बोस पर मैंने एक कविता लिखी है और इसी कैपिटल टीवी पर अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। कैपिटल टीवी पर पोएम ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखेंगे तो वो आपके सामने होगी। आज के लिए कैपिटल टीवी में इतना ही, थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और नए शोध के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।